मैं अपने आने से पहले यहाँ के जो प्रीवियस स्पीकर्स हैं उनको सुन रहा था, और मेरी हवा थोड़ी सी इसलिए टाइट थी कि मेरी हिंदी उनके आसपास भी नहीं है। तो मैंने सर को बोला प्रोफेसर साहब को कि सर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसे बोलते हैं आप वैसे बोलिए। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा हुआ हूँ। एक तो आई एम बॉर्न इन पंजाब, सो यू कैन अंडरस्टैंड आई विल हैव अ पंजाबी accent in whatever I speak, whether it is English or Hindi. So you will see that accent coming in. Second is, as luck would have it, my father got shifted to Delhi, so I got shifted to Delhi with him, and I studied there. And when I finished my class 12th, again I was good in maths, so my father told me या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, क्योंकि 80 के दशक में सिर्फ यही होता था, तब PR वगैरह थी नहीं। तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली, और उसके बाद मैं भी अखबार पढ़ना शुरू हो गया जैसे बाकी सारे पढ़ते थे। तो तब की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल अखबार थी इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें बार बार ये MBA के जो सैलरीज आती थी कि यार ये इतनी सैलरी मिल रही है, इनको इतनी सैलरी मिल रही है। तो मेरे को लगा यार मैं इंजीनियरिंग करके क्या झक मार रहा हूँ, मैं भी MBA करता हूँ। मैंने MBA किया, और जब सेकेंड ईयर में पहुँचा तो मेरे को बोला गया कि यार क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी है और आप इंजीनियरिंग बेस से हैं, तो आप एक काम करिए, आप फाइनेंस ले लीजिए। क्योंकि उस ज़माने में अर्ली 90s में जो एडवर्टाइजिंग या PR था, PR तो था ही नहीं, बट मार्केटिंग जो था वो सेल्स के कंपैरेटिव होता था। और मेरे सीनियर्स ने मेरे को बोला कि यार यूरेका फोर्ब्स तब नया नया आया था, कि यूरेका फोर्ब्स क्या ऐसे घर घर जाके बेचना शुरू करोगे, वो होगी मार्केटिंग तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा यार ये नहीं कर सकते, इसलिए हम फाइनेंस करते हैं क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। अब जब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई 96 में PR में जाने की, और मैंने अपने फादर को बोला कि मैं सर पापा मैं PR में जा रहा हूँ। तो मेरे फादर ने मेरे से 1 महीना बात नहीं करी। मेरे को समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि वो भी इंजीनियर थे, वो जहाँ काम करते थे वहाँ PR का काम था कि प्लकार्ड लेके जाना है, एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़वाना है, और एक आध इंटरव्यू करवाना है, और प्रेस क्लब में मीडिया के साथ गप्पे मारनी है। ये उनकी नज़र में पब्लिक रिलेशन का काम था mid of 1990s. And as luck would have it, of course I shifted. I think my father was way ahead of us when it comes to the liberal part of what a public relation person should look like. But क्योंकि आपका नया ओरिएंटेशन सेशन है, और इससे पहले मेरे को एक टीम ने अभी इंटरव्यू भी किया है, तो उसमें मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है मैं आपको बोलूं जो आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई है, जो हम सब मार्केटर्स PR और सबको बोलते हैं, आपने एक मेरी किताब के बारे में भी देखा, विच इज़ व्हेन इंडिया वोट्स के बारे में लिखा हुआ था। वो प्राइमरली किताब तब लिखी जब मैंने 2013 और 14 में BJP के लिए पब्लिक रिलेशन करी थी। तो BJP की जो PR कैंपेन है वो पूरा हमने डिज़ाइन किया, उसको हम ऑन ग्राउंड लेके गए, और उसके बेसिस पे मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ जो आप याद करेंगे। मैं ये 7 C's नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट मैं आपको बेसिक सिंपल चीज़ें बताऊंगा कि हम करते क्या हैं, और आप भी अपने पर्सनल में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन प्राइमरली 3 शब्दों पे आके रुकती है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। एक है सेगमेंटिंग द मार्केट, कि आप मार्केट को कैसे सेगमेंट करते हैं। दूसरा है टारगेटिंग इट, कि आप अपना प्रोडक्ट टारगेट कैसे करते हैं। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आप उसको पोजीशन कैसे करते हैं। अब डिजिटल इसमें क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप साबुन को देखें, एक बेसिक साबुन की टिकिया, उसका काम है, कोर काम है कि वो आपका जो मैल है उसको निकालता है, इस वजह से साबुन का यूज़ होता है। तो एक साइड पे प्रोडक्ट है और दूसरी साइड पे यूनिवर्स है। पूरा जो जितने भी लोग हैं जिनको मैल साफ़ करनी है वो साबुन लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई सेगमेंटिंग की ज़रूरत नहीं, कोई टारगेटिंग की ज़रूरत नहीं, कोई पोजीशनिंग की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उसी में एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, बहुत बड़ी फर्म है, और उनका साबुनों का एक सेक्शन है, जैसे वो H&P सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। अब अगर इतना ही सिंपल है, इसमें कोई AI नहीं लगा, कोई ChatGPT नहीं लगी, सिंपल सा साबुन बनाना है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं हो रही, कोई NVIDIA से चिप नहीं लेकर आने पड़ रहे, तो उसके बावजूद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने साबुनों को सेगमेंट करके रखा है। एंट्री लेवल पे जो साबुन है उसका नाम है लाइफ बॉय, और लाइफ बॉय बोल रहा है कि मैं
99% बैक्टीरिया जो हैं उनको ख़त्म करता हूँ। और उसका वही काम है, और वो पूरी अपनी पोजिशनिंग सिर्फ यही है कि लाइफ बॉय से आप साफ़ कर सकते हैं, अपना हाथ वगैरह साफ़ कर सकते हैं। और मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी लाइफ बॉय जब लाते थे तो वो घर के बाहर मतलब वॉश बेसिन के पास रखते थे। और जब तक मैं इंजीनियरिंग करने नहीं गया मेरे को पूरे लाइफ यही लगा रहा कि लाइफ बॉय हाथ धोने के लिए यूज़ होता है। आप में से कुछ लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, काफ़ी सारे हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ खास तौर से, मेरे को पता है वो कैसे बिहेव करते हैं। बाद में बॉयज़ जो हैं हॉस्टल में वो कपड़े धोने के साबुन से भी नहा लेते हैं, उनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी चीज़ से नहा लेते हैं वो, राइट। बट गर्ल्स के लिए थोड़ा सा होता है, उनके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स चाहिए होते हैं उनको, बट बॉयज़ किसी भी चीज़ से नहा लेते हैं। बट मेरे को पूरी लाइफ नर्सरी से लेकर 12th तक यही लगा रहा कि लाइफ बॉय जो है वो सिर्फ हाथ धोने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि पापा उसको वॉश बेसिन के पास रखते थे। जो सेकेंड लेवल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही, वो है लक्स, और उसकी पोजीशनिंग एकदम लाइफ बॉय से डिफरेंट है एकदम। उसने बोला है कि लक्स से अगर समीर कपूर नहाएगा तो वो करीना कपूर जैसा सुंदर हो जाएगा, ये एस्पिरेशन है उसकी, राइट। ये लक्स की एस्पिरेशन है कि जी आप, और उनका टैगलाइन भी यही है, सितारों का साबुन। आप अगर लक्स को देखेंगे 75 साल से इंडिया में है, या 78 साल हो गए हैं, 75वें साल में वो शाहरुख खान साहब को भी ले आया था टब के अंदर बिठा के। लेकिन अगर आप कैंपेन देखेंगे, पूरा कैंपेन है, येस्टर ईयर्स के वहीदा रहमान से लेके आज के आलिया भट्ट, सब उनके ब्रांड एम्बेसडर्स रह चुके हैं। और लक्स का पूरा कैंपेन सिर्फ सितारों के साबुन की तरह ही चला है। कभी भी आपको लक्स ऐसा नहीं दिखेगा कुछ और बोल रहा है। और जो तीसरा लेवल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो है डव, जो सबसे ऊपर का लेवल है, महंगा भी है। और उसने अपना पूरा कैंपेन ये रखा है कि अगर आपने ऐड देखी हो डव की, कि एक जो जिसे हम नेबरहुड गर्ल कहते हैं उनको वो पिक करता है, आधा चेहरा डव को देता है, आधा चेहरा किसी और साबुन को देता है, और बोलता है डव वाला चेहरा जो है बहुत अच्छा है, दूसरा वाला साबुन में खुश्की आ गई है। उसको भी करीबन 70 साल हो गए इंडिया में, और एक भी साल में उसने किसी लीडिंग लेडी ऑफ बॉलीवुड को ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। और ये तीनों साबुन एक ही कंपनी के, राइट। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेगमेंट करना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर चीज़ के लिए, हर एक किसी के लिए हर चीज़ बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। एंड एज अ स्टूडेंट, एंड द स्पीकर बिफोर मी मेंशन दैट, कि अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हैं इस ज़माने में तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप लिंक्डइन पे नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत आसान हो गई है। मेरे टाइम पे नेटवर्किंग के लिए आपको मीडिया में राउंड्स करने पड़ते थे। मैं सर के पास बहुत बार गया हुआ हूँ मिलने, राइट। एंड सर ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया सी चाय पिलाते थे। लेकिन आपके पास आसान है क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसके बावजूद अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए तो फिर ये MCU की गलती नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है कि आपने उसमें ठीक से कुछ नहीं किया। तो एक चीज़ आपको समझनी ये ज़रूरी है कि STP जो है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। ये सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डिजिटल, क्योंकि आप अगर आप वो भी देखेंगे कि डिजिटल एरा क्या कर रहा है। डिजिटल एरा में क्या हो गया है कि ये हाइपर पर्सनलाइजेशन का ज़माना है। आप में से कितने सारे लोग नेटफ्लिक्स पे हैं, राइट। काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है नेटफ्लिक्स। तभी प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स की ये भी है कि इंडिया में ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए 199 रुपये पे बेच रहा है वो, राइट। लेकिन नेटफ्लिक्स का अगर आप देखें और आप हैरान रह जाएंगे, आपका जो नेटफ्लिक्स है, जो आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं, और मेरे घर में जो नेटफ्लिक्स है जो मैं अपने टीवी पे देख रहा हूँ, वो आपको सेम सीरीज़ के जो पोस्टर्स हैं वो अलग दिखाता है। दिस इज़ हाइपर पर्सनलाइजेशन। अगर आप में से कोई स्पॉटिफाई पे है, स्पॉटिफाई का एक कैंपेन है जिसे रैपिंग करना कहते हैं। यानी स्पॉटिफाई सुनता है कि आप कैसे गाने बना रहे हैं, कैसे गाने सुन रहे हैं। तो अगर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप एक सेगमेंट का गाना सुनते हैं, और फिर 10 बजे से 12 बजे तक दूसरा सुनते हैं, और शाम को तीसरा सुनते हैं, जिम जाते हुए कुछ और सुनते हैं, स्पॉटिफाई अपने आप आपको रैप अप करके देता है कि ये आपका गानों का सुनने का तरीका है। दिस इज़ द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, राइट। देयर इज़ अ लार्ज ऐप, इंडिया में बैन हो गई 2019 में,
पब्लिक अफेयर्स के कुछ लोगों ने उनको चलने नहीं दिया, लेकिन टिकटॉक करके ऐप है, उसका एक वाटरमार्क रहता है, इंडिया में बैंड है, बट टिकटॉक ने जो डिजिटल में चेंज लाया है उसका रील्स का इम्पैक्ट आप इंस्टा पे आज देख रहे हैं। आप में से कितने लोग इंस्टा पे हैं? ये देखिए, ये होती बात। अब मैं जितने भी यंगस्टर्स से मिलता हूँ, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं सर के साथ आईएमसी में ही पढ़ाता था, मेरे को ऑलमोस्ट 27 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो जितने नए लोग आ रहे हैं वो, ऑफ कोर्स चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है कि नेक्स्ट जनरेशन इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। सो आई एम इन माई 50s, यू गाइज आर इन योर 20s, तो हमारे और आपके बीच में 3 जनरेशन का फ़र्क है, तो आप मेरे से 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ते कम हैं, पढ़ कम रहे हैं, आप देख ज़्यादा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए यूट्यूब का रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट? तो अगर आप और आपकी अवेयरनेस मेरे से ज़्यादा ही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया है, आप फटाफट बता देंगे। अभी तक तो 50 था, पता नहीं अभी क्यों। एक काम ट्रंप ने कर दिया जो मैं एज अ टीचर नहीं कर पाया, कि सारे स्टूडेंट्स अगले दिन सुबह उठ के अखबार पढ़ लेते हैं कि भाई आज क्या बोल दिया इसने, राइट? तो एक चीज़ बहुत अच्छी कर ली उसने, मैं उस पर काफ़ी खुश हूँ। लेकिन फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड PR पर्सपेक्टिव आप ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। MCU भी आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। मैं दिल्ली से हूँ, तो जो IMC का स्टेचर दिल्ली में है वो MCU का स्टेचर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मेरे पास बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं एक्स MCU से जो एडफैक्टर्स में काम कर रहे हैं। एडफैक्टर्स इंडिया की सबसे बड़ी PR एजेंसी हैं। मिस गांगुली मेरी कंपटीशन है इस टाइम पे जिस एजेंसी में वो काम कर रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ MCU के हैं। जब उनको पता चला कि श्रीवास्तव जी ने मेरे को बुलाया है और मैं MCU लेक्चर देने जा रहा हूँ, तो आए मेरे पास कि सर हमारा अल्मा मेटर है, आप प्लीज़ बढ़िया सा लेक्चर देकर आइएगा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ मत कर आइएगा। तो एक मेरे पास एडिड प्रेशर ये भी है। तो 2 प्रेशर हो गए। एक तो मैं जब अपने से प्रीवियस स्पीकर्स की हिंदी सुन रहा था तो वो प्रेशर आ गया मेरे पे। दूसरा फिर मेरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने बोल दिया कि सर हम वहाँ से पढ़े हुए हैं, बेइज्जती मत करवा कर आ जाना। तो वो दूसरा प्रेशर है। पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग का एक मेन मुद्दा जो है ना आपको बताया, वो है सेल करने का, और उसके लिए STP करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्टोरी टेलिंग, कि आप कहानी कैसे कहते हैं। और अगर आप कहानी अच्छी बोल पा रहे हैं तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगी, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेटर करके, या आपको IPO के टाइम पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, या आपकी सेल ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कहानी कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऑफ कोर्स वो ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, सब यूज़ करते हैं। वो ब्रांड सबसे पहला ब्रांड था जिसने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रैक करी वर्ल्ड में। और ब्रांड का नाम है एप्पल। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे उसके यूज़र्स भी हैं। तो एप्पल अगर 1997 में देखें, ज़्यादा साल पीछे नहीं जाना है, 1997 में एप्पल कोलैप्स के कगार पे था, यानी ख़त्म होने वाला था। और माइकल डेल जो डेल के ओनर हैं, उनसे जब पूछा गया कि अगर आपको एप्पल के चेयरमैन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं एप्पल को बंद कर दूंगा और जितने भी पैसे बचे हैं वो मैं शेयर होल्डर्स को वापस कर दूंगा। तो एप्पल डर गया कि यार हमारे ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, इनको चेयरमैन बनाने का फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को फिर वापस बुलाया 1997 में। उन्हीं की कंपनी जिनसे उसको निकाला गया, उसमें वो वापस 1997 में आए। और उन्होंने उस टाइम पे उस ज़माने की, पिछली सदी की सबसे बड़ी एड थिंक डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किया। आप अगर यूट्यूब पे हैं तो आप थिंक डिफरेंट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कैंपेन है, उस टाइम का सबसे बढ़िया कैंपेन माना गया। और उस कैंपेन से एप्पल जो है वो बाहर आना शुरू। और 2007 में एप्पल जो आईपॉड निकाल चुका था, जो कंप्यूटिंग की दुनिया में था, उसने फ़ोन्स लॉन्च कर दिए। और उसने एक टच स्क्रीन यानी टच करके एक फ़ोन लॉन्च किया 2007 में, जिसको स्टीव जॉब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजीशन किया कि इससे बढ़िया डिवाइस पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आप अगेन यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्पीच है वो, अब तक की बेस्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग स्पीच मानी जाती है। उससे एप्पल का फ़ायदा ये हुआ कि एप्पल टॉप एंड ऑफ द पिरामिड, मैंने आपको सेगमेंट बताया, टॉप एंड ऑफ द पिरामिड में टॉप पे आ गया। लोगों को लगा कि एप्पल जो है वो क्रिएटिविटी और डिज़ाइन की दुनिया का बेताज बादशाह है।
एप्पल का मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है. एप्पल इज़ लाइक मर्सिडीज़. मर्सिडीज़ मारुति के साथ compete नहीं कर रहा है. मर्सिडीज़ टॉप एंड ऑफ द मार्केट लेता है, 50 लाख 60 लाख से ऊपर वाली मार्केट. मारुति 5-6 लाख वाली मार्केट में हैप्पी है. बट मर्सिडीज़ का प्रॉफिट मारुति के प्रॉफिट से ज़्यादा है. सेम चीज़ है, क्योंकि आप ऑफकोर्स आप छोटी चीज़ बना रहे हैं तो मार्जिन कम होता है. सेम चीज़ एप्पल के साथ है. एप्पल एंड्रॉयड के सामने नहीं टिक पा रहा मास मार्केट शेयर में, बट एप्पल का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है. क्योंकि एप्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला एप्पल जो 7 सितंबर या 8 सितंबर को लॉन्च होने वाला है 17, वो आपके हिसाब से कितने का होगा? मोस्टली द आंसर इज कि सर लाख रुपए के आसपास होगा, डिपेंडिंग कौन सा है, अल्ट्रा है, प्रो है, जो भी एप्पल निकालता है. बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ओप्पो एक फ़ोन निकाल रहा है, आपके हिसाब से उसकी प्राइस क्या होगी? तो आप मेरे से 4 सवाल वापस पूछोगे. कौन सा फ़ोन है, फोल्ड है, फ्लिप है, एंट्री लेवल फ़ोन है ओप्पो का. तो यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ब्रांड की. जब सामने वाला यही नहीं बता पा रहा कि वो ब्रांड स्टैंड कहाँ करता है, उस वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने आपको बताया मैंने पॉलिटिकल पीआर भी कर रखी है, तो सेम सेगमेंटिंग हमने बीजेपी के लिए भी करी थी. क्योंकि बीजेपी का उस टाइम पे फेस था, जो यूजली वो विदाउट फेस लड़ते हैं, बट प्राइमरली प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट उन्होंने एक फेस बना के दिया कि भाई ये इस बार हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं. तो उनको भी हमने सेगमेंट किया, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको सेगमेंट किया. बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो कैंपेन रन हुआ, यानी जो पोजीशनिंग रन हुई, वो थी अच्छे दिन आने वाले. मिडिल ऑफ द पिरामिड में जो मिडिल क्लास है, जो उस टाइम पे एक टर्म था 13-14 में बहुत यूज़ होता था, पॉलिसी पैरालिसिस, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थे. तो उनको बोला कि भ्रष्टाचार जाने वाला है, बहुत हो गया, महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों का हम खात्मा करेंगे क्योंकि मोदी जी आने वाले. एंड टॉप एंड ऑफ द पिरामिड, पीपल हु यूज लिंक्डइन, पीपल हु आर ऑन द इंटरनेट इन दैट सेंस, were actually sold on Modi's model of governance as to what he can do to Gujarat. Just look at Gujarat as a model of governance, what he's done with Vibrant Gujarat. He will do the same thing to India. Now my point is, it's the same candidate, but you are using 3 different stories to 3 different target audience. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. आप जिस हिसाब से आपस में बात करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे सोच भी नहीं सकते बात करने की, राइट? अगर आप आपस में जिस हिसाब से गाली गलौज या जिस हिसाब से बात होती है, अगर मैं रिकॉर्ड करके आपको वापस सुना दूं तो आप बोलो नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने तो ऐसे कभी बात ही नहीं करी है, राइट? आपके पेरेंट्स को सुना दूं, उनको तो वो तो गश खा के गिर जाएंगे कि मेरा बच्चा ऐसे बात कर रहा है. तो जो पब्लिक रिलेशन है वो आप सब में इनेट, यानी अंदर से ही आती है. आपको सबको पता है पीआर करना कैसे है. आप सब कुछ यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सीबीएसई जो बोर्ड है, उनका एक बड़ा अजीब सा तरीका है कि प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में एक फेयरवेल पार्टी होती है 12वीं कक्षा के लिए, राइट? मतलब आपका प्री बोर्ड हो गया और प्री बोर्ड में ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए परसेंटेज आती नहीं है. और बोर्ड में माँ बाप का प्रेशर रहता है कि बेटा नंबर लाओ, क्योंकि आजकल 90 भी खास नहीं लगते, तो आपको 90-95% तो लाने हैं. अब जनरली मैं बताता हूँ, और ये मैं देख रहा हूँ, मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है. आप लोग पीआर कैसे करते हैं. अब सपोज करिए आपके नंबर आए 40 100 में से. अब घर पे अगर आप सीधे 40 बता देंगे तो बहुत मार पड़ेगी, राइट? और 40 नंबर वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते. अब क्या है, इसी बीच आपका फेयरवेल आ गया और उसके बाद एक कॉन्टी पार्टी भी होती है. उसमें आपने बड़ी ऐसी ड्रेस पहन के जानी होती है, लड़के ऐसे सूट वूट पहन. मेरा पहला सूट तभी आया था 12वीं में, क्योंकि मेरे को सूट वूट पहन के जाना था. अब आप पेरेंट्स को बोलेंगे कि भैया 40 नंबर के बाद मेरे को कॉन्टी पार्टी में भी जाना है, तो कान के नीचे आके पड़ता है आपको, राइट? अब आप देखिए आप पीआर कैसे करते हैं आप लोग. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. तो सबसे पहले परसेंटेज को आप परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं. फ़र्क क्या है कि परसेंटेज 100 के बेस पे होता है, परसेंटाइल जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है, राइट? तो यूजुअली इंडिया में क्या किया जाता है कि जो शर्मा जी का बेटा है, जिसके साथ सारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने आप को, आप उसको बोलते हैं कि इसके 50 नंबर आए हैं 100 में से. तो अब आपने अपने पेरेंट्स का रेफरेंस पॉइंट 100 से हटा के 50 पे ले आए.
और फिर जो आपकी सबसे अच्छी सहेली है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसको आपने फेल कर दिया, चाहे हुआ या नहीं हुआ, आपने उसको फेल कर दिया कि जी वो देखो वो सुनीता वो फेल हो गई, राइट। और फिर आप बोलते हो कि मेरी क्लास में जहाँ पे 50 बच्चा है उसमें से 35 फेल हो गया, और मेरी टीचर ने बोला है कि जो मेरे इस पेपर में पास हो जाएगा उसके 90 तो कंफर्म्ड हैं बोर्ड्स में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप माहौल बना रहे हैं, इसे माहौल बनाना कहते हैं, और आप सब कर चुके हैं ये। और फिर आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि जी ये देखिए मेरे 40 आए हैं, मैं पास हो गया हूँ, अब मेरे को आप पार्टी में जाने दीजिए। सो पब्लिक रिलेशन प्राइमरली इस तरीके से, ऐसी नहीं है बट इस तरीके से होती है कि आपको माहौल बनाना होता है। अभी आपने देखा एक वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, राइट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं दिए, विच ऑफ कोर्स from a PR professional perspective, it's something that we think is not the right strategy. They should actually go and give those interviews. But पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर चाहे जितने मर्जी वहाँ जाके बेवकूफ़ लगे हों मीडिया के सामने, वो इंडिया को इंडिया इंडिया बोलते रहे हैं, बट उन्होंने 4 या 5 इंटरव्यू दे रहे और वीडियो गेम दिखा रहे हैं वहाँ पे कि जी हमारे 5 रफाल तोड़ दिए उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया, और पूरा दुनिया मान गई वहाँ पे कि हाँ जी कुछ तो हुआ है, इंडिया बोल नहीं रहा है, पाकिस्तान बोले जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि नैरेटिव सेटिंग या नैरेटिव बिल्डिंग पब्लिक रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप अगर नैरेटिव बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर पाएंगे तो दूसरा आपका नैरेटिव बिल्डिंग कर लेगा। अगर आप रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहेंगे तो ऑपोजिशन पार्टी आपको पप्पू करार करके देगी, जो आपकी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है, राइट। तो आपको नैरेटिव बिल्डिंग करना, अभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ के कर रहे हैं, बट आपको नैरेटिव बिल्डिंग करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए कर चुका। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो मेरे साथ हुआ। 2014 में ऊबर हमारा क्लाइंट है, ऊबर आया कि तो एक नैरेटिव हुआ कि ऊबर जो है वो कैब एग्रीगेटर है, यानी हम कैब्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, एक तरफ यूज़र है दूसरी तरफ ड्राइवर है। यूज़र को बढ़िया सा यूज़र इंटरफेस दिखता है कि जी ऐसे छोटी सी गाड़ी आ रही है आपके पास, ड्राइवर को दिखता है कि वो सामने वाला कहाँ खड़ा है, और दोनों को एक जगह पे मिलाता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो आजकल एक वर्ड चल पड़ा है, मतलब वो पहले से ही है बट आजकल बहुत सारे लोगों को समझ आता है, उसे टैम कहते हैं, TAM, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है। तो अगर आप ये सारे एग्रीगेटर्स का मार्केट देखेंगे तो $100 बिलियन की है, और ऊबर की वैल्यूएशन जो है वो 5.5-6 बिलियन की। अब हम ये वैल्यूएशन लेके ऊबर के जो पेरेंट कंपनी हैं और पीटर थियल जो उनके पुराने इन्वेस्टर हैं उनके पास गए कि जी ये हमारे हिसाब से आपकी वैल्यूएशन है। तो उन्होंने बोला आप कहानी गलत बता रहे हैं, स्टोरी ही गलत है। ऊबर जो है वो कैब एग्रीगेटर नहीं है, ऊबर मैनकाइंड का लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। ऊबर ईट्स में भी है, ऊबर शटल में भी है, ऊबर बाइक्स भी बनाता, बाइक्स भी आप उसको रेंट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अब वापस जाइए और ये बताइए अगर ये स्टोरी होती तो मेरी वैल्यूएशन कितनी होती। जब ऊबर लिस्ट हुआ तो वो $60 बिलियन पे लिस्ट हुआ, 6 वर्सेस 60, स्टोरी का फ़र्क $54 बिलियन का है। कि आप कहानी कैसे कहते हैं वो आपको $54 बिलियन की का फ़र्क दे सकती है। तो एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, क्योंकि हम डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं, एंड मेरे साथ अंकित थे जो मेरे को लेकर आए, एंड थैंक यू फॉर दी हॉस्पिटैलिटी सर, फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। तो उन्होंने एक मेरे को बताया कि वो मेरा TEDx पे टॉक देख रहे थे, और उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड में इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूयॉर्क टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, टॉप 2 टॉप 3 में आता है। और जब वो उसको उसके पुराने जो ओनर्स हैं वो जब बेचने के लिए गए, और अगर आप न्यूयॉर्क गए हैं तो टाइम स्क्वायर के साथ में बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है उनकी, मज़ा आ जाता है वो बिल्डिंग देख के, अंदर जाके और अच्छा लगता है। वो सारी बिल्डिंग, सारे एडिटर्स, सारी प्रिंटिंग प्रेसेस मिला के उसकी वैल्यू $1.5 बिलियन की आई, 1.5 बिलियन। ट्विटर जिसके पास एक भी प्रेस नहीं है, एक भी एडिटर नहीं है, 400 इंजीनियर हैं सिर्फ, जिसमें से मस्क साहब ने 350 को सैक कर दिया। ट्विटर को $44 बिलियन पे खरीदा उन्होंने, $44 बिलियन। वाई? बिकॉज ही यूज्ड ट्विटर टू सेट द एजेंडा एंड सेट द नैरेटिव।
And that is what you have to do as students, that you have to set your own narrative. आप MCU आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाएगा, आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेंगी. आप ऑफ कोर्स आप गप्पे मारेंगे आपस में, आप क्लासेस से ज़्यादा कैफेटेरिया में दिखा करेंगे. हम सब ने ऐसा किया है, राइट? आप भी करेंगे. लेकिन आपके पास एडेड एडवांटेज है कि आपको कोई भी लेक्चर अगर अच्छा लगे, आप उसको लिंक्डइन पे या अपने हैंडल्स पे खुद लगा सकते हैं. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल एरा दैट यू हैव. इट्स हाइपर लोकलाइजेशन. इट्स एन एरा ऑफ रीजनल इन्फ्लुएंस एंड रीजनल पावर. आप में से अगर कोई मूवीज़ देखते हैं, मैं काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ. एक तेलुगु फिल्म जो हिंदी में डब हुई, बिहार में उसका प्रीमियर किया गया. पहली बार किसी एक फिल्म ने बिहार को अपना लॉन्च ग्राउंड बनाया, गांधी मैदान. इससे पहले गांधी मैदान में 3.5 लाख लोग आए थे, क्योंकि मोदी जी भाषण देने गए थे वहाँ पे. दैट वाज सो कॉल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट हैव गैदर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अल्लू अर्जुन से मिलने, जिसको हिंदी आती नहीं है, 6.5 लाख लोग आया. और पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस से 1700 करोड़ रुपए कमा के गई. क्यों? क्योंकि उसका टारगेट ऑडियंस एकदम क्लियर था. उसको पता है मैं किसके लिए पिक्चर बना रहा हूं. राइट? सिंगल थिएटर के लिए पिक्चर बनी है, सिंगल थिएटर ने उस पिक्चर को लार्जर देन लाइफ बनाया. और उसका जो ट्रेडमार्क है वो उसने इंस्टा पे डेविड वार्नर से लेके शुभनम गिल तक सबको यूज़ किया, ताकि उसका वो जो मैं झुकेगा नहीं वाला जो ट्रेडमार्क है वो सब जगह यूज़ हुआ. दिस इज एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पब्लिक रिलेशन. आप में से काफ़ी सारे लोग आमूल की एड्स देखते होंगे. आमूल मेरे टाइम पे बोर्ड्स बनाता था, बिल बोर्ड्स पे एड्स आती थी. अब आमूल की एड्स इंस्टा पे आती हैं. राइट? इंस्टा उसको ईजिली एम्पलीफाई कर रहा है. बट क्रिएटिविटी खत्म नहीं है आमूल की. ऐसा नहीं कि आमूल ने ROI चेक करना शुरू कर दिया. तो क्रिएटिविटी अभी भी वहीं पे है, बस वो आमूल की जो एड है वो उसको वहाँ जाके वैल्यू दे रही है. डिजिटल जो है वो आपको ज़बरदस्त एम्पलीफाई कर सकता है. डिजिटल एम्पलीफिकेशन का आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अब एक शो आता है, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के, वो अपना एक कॉफ़ी शो रन करते हैं. राइट? आपने देखा होगा. बहुत बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं उन पर. कुछ PR की वजह से होती हैं, कुछ नेचुरल हो जाती हैं. लेकिन आप पिछले 3 या 4 साल से देखिए, आखिरी एपिसोड में वो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आता है और वो इन्फ्लुएंसर्स से पूछता है आपका इस सीज़न के बारे में क्या विचार है. पिछले 3 बार का आप सीज़न देख लें कॉफ़ी वाला, और आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लुएंसर की वैल्यू कितनी है. इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए. इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा बनाने के लिए. एक ट्वीट इंसान की नौकरी खा भी सकता है और उसको नौकरी दे भी सकता है. सो दैट्स द पावर दैट डिजिटल मीडिया हैज गिवन यू. बट द फंडामेंटल्स दैट आई टोल्ड यू ऑफ STP, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And Ms. Ganguly mentioned one thing. Of course, she asked a question which was more of a rhetoric question on public affairs. But the fact remains that PR has moved beyond media relations. Media is just one part. I'm not saying media is not important. It is still a very important piece. But media के अलावा influencers भी उतने ही important हो गए हैं. Media के अलावा सरकार उतनी important. आप गेमिंग कंपनी से पूछिए, जो परसों एक आर्टिकल आया है, जो लोकसभा ने पास किया है बिल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर 30% नीचे गिर रहा हुआ है, बिकॉज वो गेमिंग में है और इन्होंने एक तरह से गेमिंग बैन कर दी. एक तरीके की गेमिंग इंडिया में बैन हो गई. तो गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी ला सकती है. राइट? मार्केट गिरी हुई थी. 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं GST के स्लैब्स चेंज करने वाला हूँ. सडनली मार्केट में उछाल आ गया. तो ये पॉलिसी है, ये पब्लिक अफेयर्स है जो आपको एज अ PR प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा. क्योंकि एक जो मेरे को सबसे बड़ा सुनने में आता है PR वालों के लिए कि सर हमें नंबर समझ नहीं आते, इस वजह से हम PR ले रहे हैं. राइट? अब आप सोचिए, पिछले साल 78 कंपनियां IPO लेकर आई हैं इंडिया में. मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ. इस साल 170 लाने वाली हैं. अगले 10 सालों में 2500 कंपनियों के IPO आने वाले हैं. तो नंबर्स के बगैर तो आप PR कर ही नहीं पाएंगे.
और सारी स्टोरी ही नंबर की है, बट नंबर्स को बोलना कितने अच्छे तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ लास्ट में ये एंड करूँगा, एडवर्टाइजिंग जो है वो विजिबिलिटी के लिए होती है और पब्लिक रिलेशन क्रेडिबिलिटी के लिए होती है, और डिजिटल जो है वो उसको एम्पलीफाई करता है। मैं इतना कह के थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग।